चलो बच्चों, ये हायर परचेज जो एक टॉपिक है आपका, ये हायर परचेज एक्ट है बेसिकली, और ये बना था 1972 में। 1972 से पहले जो एक्ट था एप्लीकेबल वो था इंस्टॉलमेंट एक्ट। 1972 में एनेक्टमेंट हुआ हायर परचेज एक्ट का, और ये किस तरह से डिफरेंट है इंस्टॉलमेंट सिस्टम से बहुत ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। मेरा फोकस आज इस बात पे रहेगा कि अगर पेपर तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव होता, अगर तुम्हारा पेपर ऑफलाइन होता तो क्वेश्चन कौन सा आता, अगर ऑनलाइन पेपर है तो क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा। मेरा फोकस इस पर रहेगा। और जो आज का टेस्ट होगा आपका, वो एक तरह से आपके लिए एक कहना चाहिए कि एक डेमो होगा, वो आपके लिए एक पेपर का लुक होगा कि इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आपके लिए आएंगे। देखिए, हायर परचेज सिस्टम में ये बेसिकली है कि और क्यों 1972 में हायर परचेज एक्ट बना और किस तरह से अलग है इंस्टॉलमेंट एक्ट से। देखिए, बेसिकली होता क्या है कि जब हम कोई एसेट्स परचेज करते हैं, कोई बायर किसी एसेट्स को परचेज करना चाहता है, किसी फिक्स एसेट्स को, कोई ऑटोमोबाइल्स हैं या कोई होम अप्लायंसेज हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कोई टेलीविजन है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, या फिर ऑटोमोबाइल्स में कार है, बाइक है, हमें कोई एक फिक्स एसेट्स परचेज करनी है और उसके लिए जो अमाउंट है वो एक बड़ा अमाउंट है। हम बड़ा अमाउंट एक साथ एक बार में नहीं पे कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम उस एसेट्स को इंस्टॉलमेंट पर परचेज करेंगे। अब इंस्टॉलमेंट एक्ट जब था 1972 से पहले, तो उसमें क्या था कि इंस्टॉलमेंट सिस्टम में सेलर बायर से डाउन पेमेंट लेकर न सिर्फ गुड्स का पोजीशन देता था बल्कि उसको ओनरशिप भी दे दिया करता था। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में बायर 10 लाख रुपए की कार परचेज करता था सेलर से, और 10 लाख की कार का 2 लाख रुपए का डाउन पेमेंट देकर 8 लाख रुपए जो बचता था रिमेनिंग कैश प्राइस, उसमें इंटरेस्ट ऐड करके अपनी इंस्टॉलमेंट्स बनवा लिया करता था। लेकिन 2 लाख रुपए देकर 10 लाख की कार परचेज करी बायर ने, 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट दी और 2 लाख रुपए देकर न सिर्फ कार का पोजीशन मिला बल्कि कार की ओनरशिप मिल गई। लो जी लो, वो मालिक भी बन गया और पोजीशन भी उसके पास आ गया। अब वो कार को अपना इस्तेमाल करता था, यूज करता था, और ओनर तो बन ही गया क्योंकि लीगल टाइटल उसके पास आ गया। इसके बाद जो सेलर है वो बायर की मर्जी, बायर की दया पे रहता था। बायर ने इंस्टॉलमेंट दी 2, 4, 8, 10, 12 इंस्टॉलमेंट दी, फिर उसके साथ कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आए, इंस्टॉलमेंट देनी बंद कर दी। तो सेलर क्या करे बेचारा, सेलर के तो एसेट्स गुड्स भी चली गई और पैसा भी मिलना बंद हुआ। लेकिन क्योंकि बायर के पास न सिर्फ पोजीशन था बल्कि लीगल ओनरशिप थी, तो सेलर कुछ कर नहीं पाता था। बायर के घर में घुसकर टेलीविजन, फ्रिज को क्या उठाता, रास्ते में रोककर कार क्या वापस लेता, वो कोर्ट के थ्रू भी अपने गुड्स को रिकवर नहीं कर सकता था। सेलर को पैसा भी नहीं मिला और वो कोर्ट में अगर पिटीशन फाइल करे और गुड्स की रिकवरी की बात करे तो उसकी पिटीशन रिजेक्ट हो जाती थी, क्योंकि कोर्ट उससे एक बात कहती थी कि भाई तुम ऐसी चीज की डिमांड कर रहे हो जो तुम्हारी है ही नहीं। भाई टाइटल डीड किसके पास है, ओनरशिप किसके पास है, बायर के पास। तो सेलर तुम्हें हम कैसे वापस दिला दें जो सामान तुम्हारा है ही नहीं, ओनरशिप बायर के पास, हम तुम्हें कैसे दिला दें। तो सेलर कोर्ट के थ्रू भी गुड्स को अपने रिकवर नहीं कर पाता था। हाँ, वो एक पिटीशन फाइल कर सकता था कोर्ट में कि सर मुझको मेरा प्राइस दिला दो, तो कोर्ट उसकी हेल्प करती थी कि प्राइस हम तुम्हें दिला देंगे लेकिन गुड्स की रिकवरी नहीं होगी क्योंकि ओनरशिप बायर के पास है। इसका इफेक्ट ये हुआ कि 1970-71 में एक इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन शुरू हुआ। कैसे? मोस्ट ऑफ द सेलर्स ने डिसाइड करा कि भाई अब हम गुड्स को नहीं बेचेंगे इंस्टॉलमेंट पर, ये बायर तो बदमाश है, हमारा पैसा मार लेते हैं, हमें कुछ दिन पैसा देते हैं, 2, 4, 5 इंस्टॉलमेंट देते हैं, उसके बाद पैसा देना बंद कर देते हैं, तो हमें तो बड़ा लॉस होता है। मोस्ट ऑफ द सेलर्स ने डिसाइड करा कि भैया हम एक दिन में 30 टेलीविजन नहीं बेचेंगे, हम 30 दिन में सिर्फ 1 टेलीविजन बेचेंगे, लेकिन पूरा नकद कैश प्राइस पर। आज से बंद ये सब कुछ इंस्टॉलमेंट पर, ये तो सब ऐसे तो हम बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। तब क्या हुआ, जब मोस्ट ऑफ द सेलर्स ने अपनी ड्यूरेबल गुड्स को बेचना बंद कर दिया इंस्टॉलमेंट सिस्टम पर, तो इसका इफेक्ट ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द बायर्स ने खरीदना बंद कर दिया क्योंकि ज्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर पाए कि वो एक बार में पूरा पैसा दे दे। और भारत में, कंट्री में मेजोरिटी उन्हीं लोगों की थी जो एक बार में अफोर्ड नहीं कर सकते थे एंटायर पेमेंट, फुल पेमेंट। तो इसका इफेक्ट फिर ये हुआ कि जो रिटेलर्स थे उनका सामान बिकना कम हो गया, ड्यूरेबल गुड्स। और जब रिटेलर्स का सामान कम बिका तो उन्होंने एजेंसी से कम लिया, एजेंसीज का माल कम बिका उन्होंने मैन्युफैक्चरर से कम लिया, मैन्युफैक्चरर का माल कम बिका तो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कम कर दी। और जब मैन्युफैक्चरिंग कम हो गई तो उनको अपने एम्प्लॉइज ज्यादा लगने लगे, उसके बाद उन्होंने एम्प्लॉइज को जॉब से निकालना शुरू करा। तो कंट्री में एक विशियस सर्कल शुरू हुआ, एक अनएम्प्लॉयमेंट का और इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन का। इसके बाद इस चीज को देखते हुए सरकार ने 1972 में एक एक्ट बनाया, हायर परचेज एक्ट, जो कि एक तरह से रिप्लेसमेंट था इंस्टॉलमेंट एक्ट का। इंस्टॉलमेंट एक्ट आज भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, वो एकदम एबोलिश नहीं हुआ, आज भी कई जगहों पर प्रिवेल करता है। लेकिन हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज एक्ट को क्यों लाया गया? इस बड़े ड्रॉबैक को निकालने के लिए। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में जो ड्रॉबैक था वो क्या था? ओनरशिप का ट्रांसफर।
तो जो हायर परचेज एक्ट है वो एक तरह से कॉपीड है इंस्टॉलमेंट एक्ट का, लेकिन उसमें जो कमियां को हटा दिया गया। हायर परचेज एक्ट में सरकार ने सेलर से कहा कि अब तुम खुलकर माल बेचो इंस्टॉलमेंट सिस्टम पर, क्योंकि अब तुम्हें कोई डर नहीं, अब तुम्हारा पैसा कभी नहीं मरेगा, क्योंकि अब तुम सेलर क्या करोगे, तुम हायर परचेज एक्ट को फॉलो करोगे और इसके अंदर क्या होगा, तुम बायर को गुड्स का पोजीशन तो दोगे लेकिन लीगल ओनरशिप नहीं दोगे। और कब तक नहीं दोगे, जब तक बायर तुम्हारा एक एक रुपया ना चुका दे। अगर सेलर तुम बायर को कार बेचते हो और उससे 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट लेकर 8 लाख रुपए उससे तुम इंटरेस्ट के साथ बाद में इंस्टॉलमेंट्स में लेते हो, और अगर वो बायर ये कहता है कि मैं 5 साल में सारा पैसा चुका दूंगा, तो और जो इंस्टॉलमेंट है वो मंथली है, ईएमआई है। अब इसमें क्या होगा कि 1 साल में 12 महीने तो 12 इंस्टॉलमेंट और 5 साल की इंस्टॉलमेंट से तो 60 इंस्टॉलमेंट हुई। यहां पर बायर ने डाउन पेमेंट भी दे दी और 60 में से 59 इंस्टॉलमेंट्स उसने पे करी ऑन टाइम, फिर भी उसको लीगल ओनरशिप नहीं मिलेगी। कब तक नहीं मिलेगी, जब तक वो बायर का एक एक रुपया ना चुका दे। अब मान लो बायर ने डाउन पेमेंट दी और उसके बाद जो 60 इंस्टॉलमेंट थी वो सारी पे कर दी, बायर ने एक एक पैसा चुका दिया सेलर का, इसके बाद भी ओनरशिप नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? अगर ऐसा हुआ कि बायर ने बीच में 3-4 इंस्टॉलमेंट्स को बाउंस करा दिया था और टाइम डिले करके पे करा था, पे तो करा इंस्टॉलमेंट को लेकिन टाइम पर नहीं पे करा, और क्या हुआ कि उसके ऊपर कुछ चार्जेस लग गए, कुछ इंटरेस्ट और एडिशनल चार्ज हुआ, कुछ उस पर पेनल्टी डाली गई बायर पे, तो वो पेनल्टी भी पे करनी होगी। अगर बाउंसिंग चार्जेस एक बार के 250 रुपए हैं और 3 बार उसने ऐसा करा और 750 रुपए उसके ऊपर अगर ड्यू है, तो वो 750 भी पे करने होंगे, उसके बाद लीगल ओनरशिप मिलेगी। जब तक बैंक को या फाइनेंसर को ये नहीं लगेगा कि अब हमें बायर से 1 रुपया भी नहीं लेना, तब तक लीगल ओनरशिप अब बायर को नहीं मिलेगी। इस तरह से बायर अब बाउंड है सेलर का 1-1 रुपया चुकाने के लिए या फाइनेंसर का 1-1 रुपया पे करने के लिए। तो बच्चों, ये हायर परचेज एक्ट था जो 1972 में बना था। अब फौरन थोड़ा सा और आगे काम की बात पर आओ। ये सब मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अभी इस क्लास में मैं पीपीटी पर फोकस न कर आपसे ओरल डिस्कशन करूंगा। इसके बाद देखो, अब जैसे मैंने आपसे डिस्कस करा कि हायर परचेज सिस्टम में ओनरशिप सेलर बायर को तब देगा जब बायर उसका सारा पैसा चुका देगा, राइट। पोजीशन बायर के पास होगा। बायर क्या करेगा? बायर के पास जब गुड्स का पोजीशन आ जाएगा तो वो एज ए प्रूडेंट पर्सन उस गुड्स को यूज करेगा। प्रूडेंट पर्सन का मतलब होता है कि जैसे आप अपनी चीज की केयर करते हैं, जिसके आप लीगल ओनर हैं, ऐसे ही दूसरे की चीज की भी आप केयर करेंगे। आप कोई भी उस गुड्स को, अगर एक्स ने वाई से कोई एसेट्स परचेज की है और ये परचेज की है हायर परचेज सिस्टम पर, यानी कि इंस्टॉलमेंट सिस्टम पर, राइट, डाउन पेमेंट दे दी और बाकी का पैसा इंस्टॉलमेंट में चुकाना है, तो बायर क्या करेगा? एक्स ने जैसे वाई से एसेट्स परचेज करी, तो एक्स क्या करेगा? एक्स इस एसेट्स में कोई भी मेजर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता जब तक उसके पास लीगल ओनरशिप ना आ जाए। वो किसी भी तरह से इन एसेट्स को प्लेज नहीं कर सकता, कहीं पर मॉर्गेज नहीं कर सकता, मतलब कहीं पर गिरवी नहीं रख सकता। तो एक्स, जब तक तुम इसके लीगल ओनर नहीं बन जाते, कोई मेजर मॉडिफिकेशन नहीं होगा, उसमें किसी तरह की कोई चेंजेस नहीं होंगे, आप उसको प्लेज नहीं कर सकते, कहीं मॉर्गेज नहीं कर सकते, और उसकी केयर करनी होगी एज ए प्रूडेंट पर्सन, जैसे आप अपनी चीज की करते हैं। हम जब अपनी परचेज की बाइक चलाते हैं तो बड़ा संभल कर चलाते हैं बाइक को, अपने ही टूथब्रश से उसके टायर साफ कर देते हैं, खुद एक लोकल सोप से नहाते हैं और उसको बाइक को जो है एक शानदार महंगे शैम्पू से उसको क्लीन करते हैं, नहलाते हैं उस बाइक को। और जब दूसरी की बाइक हमारे हाथ में आती है तो उस पर स्टंट दिखाते हैं, चलो थोड़ा सा कट दिखाते हैं इसके ऊपर। ऐसा नहीं करना होगा, उसे ऐसे ही यूज करना होगा जैसे वो तुम्हारी अपनी एसेट से परचेज की हुई, राइट। इसके बाद देखो, अब यहां से थोड़ा सा हम चलते हैं, ये तो एक बेसिक डिस्कशन हुआ, हम जरा एग्जाम्स की तरफ आते हैं। जब आप, इसमें 3 प्राइस है इस चैप्टर के अंदर, एक है कैश प्राइस, एक है हायर परचेज प्राइस और एक है कॉस्ट प्राइस। सुनिएगा, आपके घर के पास एक दुकान है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बिकती हैं, राइट। वहां पर एक टेलीविजन रखा हुआ है जो कि सोनी ब्रीवा कंपनी का है और उसका साइज है 56 इंच। अब वो एक एलईडी है 56 इंच का। आप उस शॉप में गए, आपने उस शॉपकीपर से कहा कि मुझे ये एलईडी परचेज करना है, इसका प्राइस कितना है? शॉपकीपर ने कहा इसका प्राइस है 56,000। ये मैं अपनी बुक का ही एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो शॉपकीपर ने आपसे कहा भाई देखो इसका जो प्राइस है वो 56,000 रुपीज है। अब 56,000 जो शॉपकीपर ने आपसे बोला, ये सेल्समैन ने आपसे प्राइस बोला, ये कौन सा प्राइस है बच्चों? ये कैश प्राइस है। कैश प्राइस क्या होता है? कैश प्राइस होता है, कैश प्राइस मींस, और कैश प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर देगा सेलर, तो ये बनेगा कैश प्राइस। तो 56,000 कैश प्राइस है। अब इसके बाद आपने दुकानदार से कहा कि भैया 56,000 तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अरे अभी तो वैसे इतना सब क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, 56,000 में कैसे एक साथ दे दूं? मुझे ये इंस्टॉलमेंट में लेना है, मैं इसका 3 इंस्टॉलमेंट में पूरा पैसा इसका चुका दूंगा। तब सेलर बोला अच्छा आप 3 बार में इसका पैसा पे करोगे, तो राइट, कोई बात नहीं।
उसने कैलकुलेशन करके कहा कि आपको ये पड़ेगा 60,000 का। आप कह रहे हैं यार अभी 2 मिनट पहले तो ये 56,000 था, 2 मिनट बाद ये 60 हो गया, अगर 1 घंटा खड़ा रहा तो हो जाएगा 1 लाख 2 लाख का। वो कह रहा भाई आपके यहाँ खड़े होने की वजह से नहीं है, आपने जो कहा कि पेमेंट एक बार में आप नहीं करोगे इसलिए मैंने इसमें इंटरेस्ट ऐड करा, तो ये इंटरेस्ट 4,000 ऐड करने के बाद ये 60 का पड़ेगा। ये 60,000 क्या है? दिस इज कॉल्ड हायर परचेज प्राइस। हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट। जब हम कैश या फिर ये कहिए कि कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू हायर परचेज प्राइस। तो बच्चों यहाँ पे 60,000 हायर परचेज प्राइस है जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, 56,000 कैश प्राइस है। और जो ये एलईडी है सोनी ब्रेविया कंपनी का, सोनी ब्रेविया कंपनी ने इस एलईडी को, इस शॉपकीपर को कहा है कि हम तुमसे इस एलईडी के बेचने पर 40,000 रुपए लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 40,000 इसकी कॉस्ट प्राइस है इस दुकानदार के लिए। अब ये जो शॉपकीपर है, अगर ये सेल्समैन या ये दुकानदार अगर इसको 56,000 का बेचेगा तो 40,000 ये कंपनी को पे करेगा, 16,000 अपने पास रखेगा प्रॉफिट का, और अगर इंस्टॉलमेंट सिस्टम पर बेचा तो 4,000 इसको और मिलेंगे इंटरेस्ट के। राइट बच्चों, तो ये 3 प्राइसेस इसमें, कॉस्ट प्राइस, कैश प्राइस और हायर परचेज प्राइस। इस पूरे चैप्टर में कहीं पर भी आपको कॉस्ट प्राइस का यूज नहीं करना, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। कॉस्ट प्राइस का इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। इसमें 2 प्राइस है जो बार बार यूज होंगे, एक कैश प्राइस और एक इंटरेस्ट। आपने 11th क्लास में डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ा था, आपको याद होगा। आपने डेप्रिसिएशन में क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि जब हम कोई एसेट्स परचेस करते हैं तो एसेट्स को परचेस करने के बाद और यूज करने से पहले कोई भी एक्सपेंस इनकर होता है तो उसे हम कैपिटलाइज कर देते हैं। अब अगर मान लीजिए इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, कैरेज इनवर्ड है, कोई ड्यूटी आपने पे करी, कोई लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस आपने पे करी, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, लेकिन क्योंकि अभी एसेट्स को हमने यूज नहीं करा तो इनको हम कैपिटलाइज कर एसेट्स की कॉस्ट में ऐड करते हैं। अब इसकी एक एक्सेप्शन सुनिएगा आप। एक्सेप्शन ये है कि जो कार आपने हायर परचेज सिस्टम पर 10 लाख रुपए की परचेज करी और क्योंकि आप पेमेंट एक बार में नहीं कर रहे तो इसमें 2 लाख का इंटरेस्ट और ऐड हुआ और ये 12 लाख की आपको पड़ी। अब इसका कैश प्राइस है 10 लाख और 2 लाख का इंटरेस्ट है 12 लाख। देखिए ये जो इंटरेस्ट है ना, ये एक्सेप्शन है उस कॉन्सेप्ट की जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करा, डेप्रिसिएशन का। इंटरेस्ट कभी भी एसेट्स की कॉस्ट में ऐड नहीं होता। इंटरेस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स, इट इज प्योरली फाइनेंशियल चार्ज। ये तो इंटरेस्ट बच्चों लोन पर होता है। ये जो आपने 10 लाख की कार परचेस करी, 2 लाख रुपए का डाउन देकर 8 लाख रुपए नहीं दिए, वो जो 8 लाख नहीं दिए ये इंटरेस्ट उसके ऊपर है, ये उस लोन पर है जो आपने इस कार के अगेंस्ट में लिया है। तो इंटरेस्ट तो प्योर फाइनेंशियल चार्ज है, इसे हम कभी भी एसेट्स की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। ये बात बड़ी मामूली से आपको लग रहा होगा, पता नहीं टीचर को क्या हुआ अचानक चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे ये ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में वो क्वेश्चन पूछते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो एमसीक्यूज आते हैं वहां पूछा जाता है कि एसेट्स को किस प्राइस पर हायर परचेजर अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगा। वहां नीचे 4 ऑप्शन होंगे, आपको एकदम से आपको टिक करना होगा किस पर, कैश प्राइस पर। आप जानते हैं वहां पर वो आपको क्या दे सकते हैं, हायर परचेज प्राइस, इंस्टॉलमेंट प्राइस। अब अरे यार ये क्या हुआ, हायर परचेज प्राइस, इंस्टॉलमेंट प्राइस, ये दोनों तो एक ही हैं, लेकिन वहां पर हमको नहीं पता होता, नहीं ये दोनों एक ही हैं। हायर परचेज प्राइस का दूसरा नाम इंस्टॉलमेंट प्राइस है। और एक ऑप्शन क्या दे रखा होगा, कॉस्ट प्राइस, एक ऑप्शन क्या दे रखा होगा, कैश प्राइस। अब यहां पर ये दोनों कितने सिमिलर है, कॉस्ट प्राइस, कैश प्राइस। लेकिन जिस बच्चे को बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है वो आराम से डिफरेंशिएट कर लेगा, नहीं भाई नहीं कॉस्ट प्राइस नहीं होता जी, कॉस्ट प्राइस का इस चैप्टर से कोई लेने देना नहीं भाई, इसमें तो प्रॉफिट भी नहीं है। सेलर क्या उसने कुछ ऐसा लगा रखा है कोई भंडारा कि भाई वो जिस प्राइस पर परचेस करेगा उसी प्राइस पर आगे बेचेगा, तो कॉस्ट प्राइस से कोई लेने देना नहीं। यहां पर इंपॉर्टेंट है कैश प्राइस, तो वहां पर आंसर आपके लिए कैश प्राइस होगा। तो इस तरह से आप इन बातों का ध्यान रखिए। तो मैं डिस्कस आपसे कर रहा था कि जो इंटरेस्ट है वो हायर परचेज प्राइस के अंदर तो होगा, कैश प्राइस में नहीं होगा। और हायर परचेजर जब भी एसेट्स को रिकॉर्ड करेगा उसे कैश प्राइस पर करेगा, इंटरेस्ट वो पे करेगा, लेकिन एसेट्स कैश प्राइस पर आएगी। क्या करेगा हायर वेंडर, सेलर। देखो इस चैप्टर में बायर को हम कहते हैं हायर परचेजर। बायर या परचेजर और हायर परचेजर में क्या डिफरेंस है बच्चों? परचेजर कहते हैं उस व्यक्ति को जो माल खरीदता है, जो एसेट्स परचेज करता है। और हायर, अगर मान लीजिए कि एक्स ने कोई कार परचेज करी इंस्टॉलमेंट पर, या पहले सिंपल बात करते हैं कि एक्स ने कार परचेज करी, राइट। अब अगर उसने कार परचेज करी और पूरा पैसा एक साथ पे कर दिया, तो एकदम वन टाइम पेमेंट कर दी, तो एक्स कौन है, बायर है, परचेजर है। चलिए एक काम करते हैं, एक्स ने कार परचेज करी और पैसा भी 2 लाख रुपए देकर 8 लाख रुपए नहीं दिए और ये कहा कि मैं 8 लाख रुपए 1 महीने बाद पूरा एक साथ दे दूंगा, तो भी एक्स परचेजर है।
एक्स पूरा पैसा दे दे तो भी परचेजर, एक्स पैसा पूरा ना देके थोड़ा सा कुछ टाइम के बाद लेकिन पूरा अमाउंट एक साथ चुका दे तो भी परचेजर। लेकिन अब तीसरा दिखेगा, एक्स ने कहा कि 2 लाख रुपए लो, बाकी का 8 लाख में इंस्टॉलमेंट में दूंगा, तो ये बनेगा हायर परचेजर। हायर वर्ड तभी ऐड करेंगे जब वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होगी। इसी तरह से बच्चों सेलर, अब देखिए इस चैप्टर में हम सेलर को सेलर बिल्कुल नहीं बोलेंगे, वेंडर बोलेंगे। आपको मालूम होगा ये रीजन क्या है। रीजन ये है कि अगर मेरा कपड़े का काम है और मैं कहीं से कपड़ा उधार खरीदता हूं तो मैं सामने वाले को बोलूंगा क्रेडिटर और सेलर। लेकिन अगर मैं उस कपड़े को लाकर एक मेरी फैक्ट्री है जहां पर मैं गारमेंट्स से तैयार करता हूं और स्विंग मशीन परचेस करूं, तो जो मशीन से वो मेरे लिए फिक्स एसेट्स है, तो मशीन जब मैं परचेस करूंगा और इसकी पेमेंट अगर नहीं करूंगा तो सामने वाले को हम बोलेंगे वेंडर। बच्चों वेंडर में और क्रेडिटर में क्या डिफरेंस है? जिस गुड्स में हम डील करते हैं अगर उन गुड्स को हम क्रेडिट पर परचेस करें तो हम कहते हैं क्रेडिटर, लेकिन अगर हम फिक्स्ड एसेट्स परचेस करते हैं तो सामने वाले को हम कहते हैं वेंडर। तो यहां पर इस बात को ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर में सेलर और बायर नहीं है, इसमें वेंडर और बायर है इस चैप्टर में। देखो जो इस चैप्टर का सब्जेक्ट मैटर है यानी कि जो गुड्स हैं वो गुड्स सेलर के लिए गुड्स हैं लेकिन बायर के लिए गुड्स नहीं है। ये जो हायर परचेस सिस्टम, ये जो हायर परचेस एक्ट है, ये तभी एप्लीकेबल होगा, ये उन्हीं दो लोगों के बीच में एप्लीकेबल होगा जिनमें एक तो बायर होगा लेकिन दूसरा वेंडर होगा। यानी कि जो परचेसर है उसके लिए वो फिक्स एसेट्स होनी चाहिए लेकिन सेलर के लिए वो गुड्स होनी चाहिए। अगर मैं कार परचेस करता हूं इंस्टॉलमेंट पर इस इंटेंशन से कि मैं उसको आगे बेचूंगा तो मुझ पर ये चैप्टर एप्लीकेबल नहीं होगा। इस चैप्टर में ये चैप्टर या ये एक्ट तभी एप्लीकेबल होगा जब बायर जो है, जो परचेसर है, वो फाइनल कंज्यूमर हो, वो एसेट्स को कंजम्पशन के लिए परचेस करे ना कि सेल करने के लिए। लेकिन सेलर जो है वो उसको गुड्स के तौर पर डील करे। सेलर का धंधा, उसका काम ही उस सामान को बेचना होना चाहिए। अगर मैं अपने दोस्त से कार परचेस करूं, मेरा फ्रेंड है और वो कार यूज करता है, मुझसे कार वो बेचना चाहता है, मैंने उससे कार ली और कहा कि पैसा मैं तेरे को इंस्टॉलमेंट में चुकाऊंगा इंटरेस्ट के साथ, तो यहां पर ये जो हायर परचेस एक्ट ये एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि जो मेरा फ्रेंड है वो कोई सेलर नहीं है। वो जो कार है वो मेरे फ्रेंड के लिए भी फिक्स एसेट्स थी और मेरे लिए भी फिक्स एसेट्स है, तो दोनों के लिए अगर ये फिक्स एसेट्स है तो यहां पर एचपी एक्ट नहीं लगेगा। हायर परचेस सिस्टम के लिए जरूरी है दोस्तों कि जो सेलर है वो उस चीज में डील करता है उसके लिए गुड्स हो और बायर के लिए वो फिक्स एसेट्स होनी चाहिए। एक बात ये भी क्लियर है। अब क्योंकि बायर के लिए वो फिक्स एसेट्स है तो बायर सेलर को सेलर ना कह के वेंडर कहेगा, और क्योंकि इंस्टॉलमेंट पर है तो हायर वेंडर कहेगा। हायर का मतलब होता है किराया, HIRE मींस हायर, हायर मींस किराया। देखो पहले क्या होता था, 1972 से पहले, 1972 से पहले जो डीड बनती थी वो सेल डीड होती थी और वहां पर जब बायर एक डाउन पेमेंट देकर कहता था बाकी पैसा मैं बाद में दूंगा, इंस्टॉलमेंट में दूंगा, इंटरेस्ट के साथ दूंगा, तो वहां पर इंस्टॉलमेंट एक्ट में क्या होता था कि बायर को गुड्स का पोजीशन, ओनरशिप दोनों मिल जाते थे, एक सेल डीड बन जाती थी। हायर परचेस सिस्टम में सेल डीड नहीं बनती, हायर परचेस डीड बनती है। हायर परचेस डीड में जब एक्स वाई को अपनी कार बेचता है, एक्स कार का डीलर है और वाई कंज्यूमर है, जब डीलर कार बेचेगा वाई को, एक्स वाई को कार बेचेगा, तो इनके बीच में हायर परचेस डीड बनेगी और एक्स उसमें लिखेगा कि मैंने वाई को अपनी कार किराए पर दी है। वो ये कभी नहीं लिखेगा कि मैंने वाई को कार बेची है। बेचने का मतलब तो ओनरशिप ट्रांसफर करना हो जाएगा। तो सेल वर्ड कैसे यूज कर ले यहाँ पर तो हायर वर्ड यूज होगा। एक्स अपनी कार वाई को किराए पर दे रहा है और वो जो इंस्टॉलमेंट है, वो जो मंथली इंस्टॉलमेंट है, बेसिकली वो हायर चार्जेस हैं। एक्स उसमें फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी ऐसे सुना देता हूं बात बनाकर कि एक्स ने वाई को अपनी कार बेची और इंस्टॉलमेंट मंथली है 20,000 रुपए की, 20,000। तो एक्स डीड में लिखेगा कि मैंने वाई को कार दी है किराए पर और हमारे बीच में जो किराया तय हुआ है वो है 20,000 रुपीज पर मंथ। वाई किराया देते रहो और कार को एंजॉय करते रहो, किराया बंद कार वापस। जब एक आदमी मकान किराए पे लेकर रहता है और किराया नहीं देता तो मकान मालिक किराए उसे मकान से निकाल देता है। इसी तरह से सेलर भी रास्ते में रोक कर कार से उसको बायर को उतारकर अपनी कार का पोजीशन वापस लेगा अगर बायर ने पेमेंट करनी बंद कर दी। और सुनो, बायर जब तक 1-1 रुपया नहीं चुका देता तब तक बायर है ही नहीं, वो तो किराएदार है, वो हायरर है। और आप जानते हो कि अगर आपने 2 साल के लिए मकान किराए पर लिया और 1.5 साल तक किराया देते रहे और उसके बाद नहीं दे पाए तो मकान मालिक 2 साल का भले एग्रीमेंट हो मकान से निकालेगा। तो आप उससे क्या कहोगे मकान मालिक से, अरे भाई जब तुम मकान से मुझे निकाल रहे हो तो लाओ जो मैंने 1.5 साल तुम्हें पे करा था वो पैसा मुझे वापस करो। वो देगा तुम्हें किराया वापस? नहीं देगा ना। तो बायर भी नहीं कह सकता सेलर से कि सेलर अब तक जो मैंने इंस्टॉलमेंट तुम्हें दी, अब जब तुम कार मुझसे छीन रहे हो तो ये लो अपनी कार की चाबी, पकड़ो अपनी कार वापस, लाओ मेरा सारा पैसा जो मैंने तुम्हें दिया था। अरे वो क्यों वापस करेगा? क्योंकि वो पैसा कार के बदले में थोड़ी था, वो पैसा तो किराया था।
तो यहां पर जब तक वो 1-1 रुपया नहीं चुकाएगा तब तक किराएदार रहेगा। तो बायर तो बाउंड हो गया, सेलर तुम भी तो बाउंड हो, तो सेलर बाउंड होगा। सेलर उस डीड में ये भी लिखेगा कि बायर ने अगर मुझे इतना अमाउंट इन टोटल पे कर दिया ऑन टाइम और ये चार्जेस चुका दिए, तो मैं विदाउट एनी फर्दर कंडीशन, बिना आगे कोई शर्त लगाए हुए, कार का ओनरशिप बायर को ट्रांसफर कर दूंगा। तब पहली बार बायर बनेगा और सेलर तो पहले से ही वेंडर था। चलो बच्चों, ये बात भी क्लियर है। अब आ जाओ इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है, अगर आप बुक में देखो तो 14 क्वेश्चन है सॉल्यूशन के साथ और 4 क्वेश्चन है अनसॉल्व। टोटल 18 क्वेश्चन है। वो 18 के 18 क्वेश्चन जो है उनमें से, उन 18 में से पहले 5 क्वेश्चन अलग कर दो। आप स्टडी मटेरियल देखो, जो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है, पहले 5 क्वेश्चन, ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है यार। अब यही इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम्स के लिए जो कंडक्ट होगा सितंबर में। अब जो भी नेक्स्ट एग्जाम होगा वो सितंबर में हो या कभी भी हो, अगर पेपर ऑनलाइन है तो जो 5 पहले क्वेश्चन है वो, जिन्हें बच्चा ये कहता था यार ये तो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इससे क्या होगा, मेरा तो सारा कंसंट्रेशन जनरल एंट्रीज पर है, लेजर अकाउंट्स पर है, मैं पहले इनको सीख लूं। बच्चा एंट्रीज को लेकर परेशान रहता था, आंखें बंद कर करके याद करता था एंट्रीज को, और वो लेजर बना के देख रहा है और सही करने के बाद भी अपने ऊपर शक करता है, पता नहीं मैंने पोस्टिंग सही करी नहीं करी, पता नहीं मेरा क्या होगा। उसे मालूम है कि कैश प्राइस से होगी एंट्री, फिर भी शक करता है। एक बार दोबारा टीचर से पूछा, सर वो इंटरेस्ट तो इसमें आया नहीं। तो वो सब खत्म, अगर पेपर ऑनलाइन है तो वो सब खत्म। वो अब क्या होगा, वो जो पहले 5 क्वेश्चन है जिसमें वो कौन से 5 क्वेश्चन है, अरे भाई उसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है, उसमें कैश प्राइस की कैलकुलेशन है, उसमें हायर परचेस प्राइस की कैलकुलेशन है, उसमें एन्युटी के थ्रू कैश प्राइस की कैलकुलेशन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब ये जो चैप्टर है बच्चों, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग इंफॉर्मेशंस, राइट। Part 2 passing the journal entries in the books of hire purchaser and in the books of hire vendor. Part 3 preparation of ledger accounts in the books of hire purchaser and in the books of hire vendor. तो मिसिंग इंफॉर्मेशंस को कैलकुलेट करना और परचेजर वेंडर की बुक में एंट्रीज पास करना, परचेजर और वेंडर की बुक में लेजर अकाउंट्स बनाना। अब मुझे ये बताइए आपका टाइम कहां पर जाता था सारा। अगर मैं किसी बच्चे से कहूं या कोई बच्चा ये कहे कि मैं पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चंस करूंगा और उसको इस काम में 1 हफ्ता लग गया, 1 वीक, तो उसके जो उसने टोटल मान लीजिए 50 आवर्स उसने डिवोट करे, 1 हफ्ते में 50 घंटे उसने पढ़ा हायर परचेस सिस्टम। तो उससे ये पूछो कि तूने 50 घंटे में कितना टाइम किस पर लगाया, तो पता है वो क्या बोलेगा, सर मेरा ना 50 घंटों में से 50 आवर्स में से 40 आवर्स खाली एंट्रीज पास करने और लेजर अकाउंट्स में लग गए। अरे हटाओ उसको, अब 40 घंटे बच गए तुम्हारे। अब तुम्हें इस चैप्टर में कैलकुलेशंस के ऊपर फोकस करना है। अगर पेपर ऑनलाइन हुआ तो वहां पर लेजर बनाने के लिए थोड़ी आएंगे, ना एंट्रीज पास करने के लिए आएंगी। तो बच्चा अब इसका गलत मतलब भी ना निकाले, वो ये भी ना सोचे अच्छा इंटरेस्ट खत्म लेजर खत्म, अरे वाह मजा आ गया। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन तो मैं अपने लेफ्ट हैंड से करता हूँ, वैसे मैं राइट हैंडर हूँ, लेकिन इंटरेस्ट तो मैं, क्योंकि मुझे लगता है बेकार का काम है, इसलिए लेफ्ट हैंड से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ। कैश प्राइस ओहो ओरली बता देता हूँ, तुम मुझे क्वेश्चन पढ़ो 10 मिनट तक, मैं 1 मिनट में आंसर बताऊंगा अगर कैश प्राइस निकालना है। तो बच्चा ये सोचेगा अगर के एंट्रीज नहीं आएंगी एग्जाम्स में, लेजर नहीं आएगा, तो मुझे अब कुछ नहीं करना। अब मैं बताता हूं आपको क्या करना है और क्या आएगा एग्जाम्स में। आप जब लेजर बनाते थे और जिसमें आप आधा घंटा 1 घंटा लगाते थे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और बिल्कुल लास्ट में जाकर आप निकालते थे गुड्स रिपोजेस की वैल्यू, या फिर जब सेलर गुड्स को रिपोजेस कर लेता है बायर के पैसा ना देने पर और गुड्स को रिपोजेस करके उसकी रिपेयर करके रीसेल करता है और रीसेल करने से उसको प्रॉफिट या लॉस होता है। अरे वो जो बिल्कुल लास्ट आंसर है ना, लास्ट 1 घंटा क्वेश्चन सॉल्व करके जो आखिर में आप आंसर निकालते हैं ना डियर, वो अब भी पूछा जाएगा। क्वेश्चन फुल फ्लेज गिवन होगा, वो आपसे सीधी बात करेंगे, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड टू द हायर वेंडर। बताइए हायर वेंडर ने जब गुड्स को रिपोजेस करके रीसेल करा तो इससे उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ और वो कितना है। अब क्या होगा, दोनों हाथों से सर पकड़ के बैठ जाना कि यार ये तो ऑब्जेक्टिव के कोई चक्कर में सारा छोड़ दिया था हमने। अरे भाई कोई बात नहीं ना, एंट्रीज लेजर को हटाओ, सीधा टारगेट पे जाओ। टारगेट है कि गुड्स को रिपोजेस करके रीसेल करने से प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, इसकी प्रैक्टिस करो। अरे बच्चों, वो जो 14 क्वेश्चन है ना सॉल्व, उनमें 5 हटाकर जो रिमेनिंग बड़े क्वेश्चन हैं और जो अनसॉल्व हैं, उनमें आप ये डिसीजन लो कि मैं 1 घंटे में 18 के 18 क्वेश्चन में जहां जहां भी गुड्स रिपोजेस की वैल्यू निकालनी है, जहां पर भी लॉस ऑन रिपोजिशन निकालना है और जहां पर भी कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन रीसेल ऑफ गुड्स रिपोजेस निकालना है, सीधा उस पर टारगेट करूंगा। ये बहुत आसान है। आप जो 1 घंटा क्वेश्चन सॉल्व करके लास्ट में आंसर निकालते हो ना, वो आंसर 3 मिनट के अंदर आ सकता है।
चलो अभी तुम्हें लगा हो मैं जोश में हूं इसलिए ऐसा बोल दिया, मैं अब होश में बोलता हूं, मैं दोबारा बोलता हूं इस बात को। ये जो एक आप फुल फ्लैज क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, और जिसमें आप 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट लगा के पौन घंटे में जाकर फिर एक लंबी सी ठंडी सांस लेते हो, थैंक गॉड हो गया सॉल्व। ये काम 3 मिनट में, चलो 3 से भी कम 2.5 मिनट में सॉल्व हो सकता है। आपको सीधा ये देखना है कि जो गुड्स रिपोजेस हुई वो उसकी वैल्यू कितनी है, आपको सीधा टारगेट पे जाके वहां पे कैलकुलेशंस करनी है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वो कैलकुलेशन सीधा उसी पर आप अटैक करके उसी को टारगेट करके कैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये बताऊंगा। अभी थोड़ी सी एक बात और बता दूं, आप बच्चे क्या करो, जैसे क्वेश्चन का लुक समझो, क्वेश्चन का लुक आपको एक तो थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी जो कि थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल से मतलब है जहां पर कोई भी न्यूमेरिकल फिगर नहीं दे रखी, जो प्योर थ्योरी है। वो आपसे जैसे पूछ सकते हैं कि भाई ये बताइए कि इंटरेस्ट कौन से प्राइस पर कैलकुलेट होता है, आंसर क्या देंगे आप, इंटरेस्ट कौन से प्राइस पे कैलकुलेट होता है, ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पर। हायर परचेज प्राइस में क्या होता है, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, या फिर कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट। तो एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव। अब आइए प्रैक्टिकल पर। प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का कैसे बनेगा या 2 नंबर का कैसे बनेगा। आपको इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दे रखा होगा, आपसे कहा जाएगा देखिए भाई 70,000 तो डाउन पेमेंट है, 30,000 की 3 इंस्टॉलमेंट है, और जो इंटरेस्ट का रेट है वो 10% पर एनम है। क्वेश्चन ओवर, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश प्राइस, बताइए ना कैश प्राइस कितना होगा। नीचे 4 ऑप्शन होंगे। अरे बच्चों आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 2, 3 इस तरह के क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में आ चुके हैं। कैश प्राइस कैसे निकालोगे, रिवर्स चलना होगा, रिवर्स उल्टा चलना होगा। पहले 3rd इंस्टॉलमेंट को उठाओगे, 3rd इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है तो इसे मल्टीप्लाई करोगे 10/110 से, तो इंटरेस्ट अलग हो जाएगा 3rd इंस्टॉलमेंट का। फिर 3rd इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट अलग करके जो 3rd इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस होगा वो 2nd में प्लस कर देना। 2nd का इंस्टॉलमेंट प्लस 3rd का कैश प्राइस दोनों को प्लस करके फिर मल्टीप्लाई करना 10/110 से, तो 2nd का इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर 2nd इंस्टॉलमेंट से 2nd के इंटरेस्ट को माइनस करके जो 2nd इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस होगा फिर 3rd और 2nd फर्स्ट में प्लस होंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि भाई जब फर्स्ट पे करी होगी ना इंस्टॉलमेंट तो 2nd और 3rd नहीं पे की थी, तो उनका भी तो कैश प्राइस फर्स्ट में एडिड होगा। बच्चों जो इंटरेस्ट चार्ज होता है ना वो हमेशा आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पर होता है। देखिए जैसे आपने कोई एसेट्स परचेस करी तो उसका जो हायर परचेस जो एसेट्स का कैश प्राइस है इसमें से डाउन पेमेंट हटाओ क्योंकि वो इमीडिएटली पे कर दिया, जो रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस है इस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। बच्चों जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट पे होती जाती हैं उन इंस्टॉलमेंट के अंदर के कैश प्राइस को हम टोटल कैश प्राइस में से माइनस करते रहते हैं, और जो बचा हुआ कैश प्राइस होता है हमेशा इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है। जितना आपने पे कर दिया उसके ऊपर इंटरेस्ट क्यों दोगे आप, तो याद रखो इंटरेस्ट हमेशा किस पे निकालोगे, रिमेनिंग कैश प्राइस पर, राइट। चलो बच्चों अब इसके बाद एक तो कैश प्राइस की कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सुनो और बार बार सुनो कि कम से कम 5 क्वेश्चन तुम जरूर सॉल्व करो प्रैक्टिस के लिए जिसमें सिर्फ कैश प्राइस निकालना एसेट्स का। और इसकी पहचान ये है कि तुम्हें क्वेश्चन में कैश प्राइस गिवन नहीं होगा, हायर परचेस प्राइस गिवन होगा। मैं क्वेश्चन तुम्हें बोल के सुनाता हूं, हायर परचेस प्राइस ऑफ द एसेट इज ₹5,000, डाउन पेमेंट ऑफ दिस एसेट इज ₹800, हायर परचेस प्राइस कितना है 5,000। हायर परचेस प्राइस का मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। हायर परचेस प्राइस 5,000 है, डाउन पेमेंट 800 रुपए है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,200, सेकंड इंस्टॉलमेंट 2,200, थर्ड इंस्टॉलमेंट अगेन 800। जरा से ऐड करके देखिएगा, 800 का डाउन, 1200 की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1,200, 800 प्लस 1200 2,000 हुआ, प्लस सेकंड इंस्टॉलमेंट है 2,200, तो टोटल हुआ 4,200। थर्ड इंस्टॉलमेंट 800, टोटल हुआ 5,000। अब इसमें इंटरेस्ट का रेट है 10% पर एनम। कैलकुलेट कैश प्राइस ऑफ द एसेट, उल्टा चलना, पहले थर्ड फिर सेकंड फिर फर्स्ट, लास्ट में सबको प्लस कर देना कैश प्राइस को, एसेट्स का कैश प्राइस आ जाएगा। दूसरा बच्चों एक और सुनो, हेलो गाइस, आप लोग सुन रहे हैं ना? यस सर सुन रहे हैं। ऐसा ना हो कि वो सब यहाँ चले जाए और मैं अकेले रह जाऊं यहाँ पर, तो आप कोई एक रिस्पॉन्स करते रहो सबके बिहाफ पर, ठीक है? हाँ भी सौम्या, हाँ सर। हेलो, हाँ तुम रिस्पॉन्स कर दिया करो भाई।
ठीक है। हाँ, अगर तुम कहीं जाओ तो किसी और को ड्यूटी दे देना ये। नहीं सर, कहीं नहीं जा रहा, सुन रहा हूँ सब। अच्छा ठीक है, तो मैं ये कह रहा था आपसे कि बच्चों अब एक तो कैश प्राइस की कैलकुलेशन, ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन ऐसा होगा जी, देखो एसेट्स का कैश प्राइस 56,000 है, चलो जी सुन लिया जी। हायर परचेस प्राइस 60,000, हाँ जी ये भी सुन लिया। और देखो जी जो 60,000 हायर परचेस प्राइस है, इसमें 15,000 डाउन है और 15 की 3 इंस्टॉलमेंट है। 15,000 डाउन, 15,000, 15,000, 15,000 3 इंस्टॉलमेंट है। और इंटरेस्ट के रेट क्या है जी हमें नहीं मालूम। अब करना क्या है जी इसमें? जी बताओ ना, तीनों इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट कितना कितना है, ये क्वेश्चन आएगा। ऐसे में बच्चों आपको हायर परचेस प्राइस कितना गिवन है? 60,000, कैश प्राइस 56,000, टोटल इंटरेस्ट 4,000, इंस्टॉलमेंट 3, 15,000, 15,000, 15,000। यहां पर कोई तरीका नहीं है इंटरेस्ट निकालने का अलग अलग सिवाय रेशियो मेथड के। आप एक टेबल बनाना 4 कॉलम की, उसमें पहला कॉलम इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट हुई, अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट। ये बताओ बच्चों 60,000 हायर परचेस प्राइस है, डाउन पेमेंट, हाँ इसमें पेमेंट किस तरह है? 60 में डाउन पेमेंट 15,000 है, तो तुम क्या करना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के आगे लिखना 45,000। क्यों? 60,000। हाँ दोस्तों, अभी ऑडिबल है ना सब कुछ? आपको वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। हाँ सर। हाँ जी बच्चों, मैं आपसे ये कह रहा हूँ 60,000 जो इसका हायर परचेस प्राइस है, इसमें से 15 का डाउन दे दिया। कोई बच्चा रिस्पॉन्स करो तुम में से कि जब डाउन 15,000 दे दिया तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने से ठीक पहले कितना बकाया है? 45,000 और 15 और पे करा फर्स्ट में। हाँ फर्स्ट में 15 और पे करा, सेकंड से पहले कितना? 30, फिर सेकंड में 15, फिर 15 से फिर 15 पे करा सेकंड में, तो थर्ड से पहले कितना दिया? 15। तो अमाउंट कैसे बना? 45,000, 30,000, 15,000। इसकी रेशियो निकालो, तो इसकी रेशियो निकालो, 3:1 आ गई। 45:30। हाँ बिल्कुल, 45, 30, 15, तो रेशियो है 3:2:1। तो वो जो टोटल इंटरेस्ट है ना 4,000 का, अरे वो जो टोटल इंटरेस्ट है उसको 3:1 में बिल्कुल 6 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई। तुम देखो यार एक बार सिलेबस 12 के क्वेश्चन पेपर देखो। तुम बच्चों सिलेबस 16 में हो, एक बार सिलेबस 16 के बाद सिलेबस 12 में जाओ। ये क्वेश्चन कम से कम 3 या 4 बार आ चुका है, जिसमें आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। देखो अगर तुम्हारा पेपर डिस्क्रिप्टिव होता, देखो अगर तुम्हारा पेपर ऑफलाइन होता तो ये हमारा सेशन बिल्कुल बेकार था। हम कहते यार इस सेशन का कोई फायदा नहीं, क्योंकि पेपर तो डिस्क्रिप्टिव है, पूरे बड़े बड़े लेजर अकाउंट्स बनाने। अब ऐसा नहीं, अब ये सेशन बिल्कुल सक्सेसफुल है। रीजन, क्योंकि अब तुम्हें इस बात को समझना होगा कि तुम्हें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी होगी, कैश प्राइस की कैलकुलेशन करनी होगी, हायर परचेस प्राइस की कैलकुलेशन करनी होगी। ये बात मेरी खत्म हो गई। आगे आ जाओ जनरल एंट्रीज पर। एंट्रीज कैसे पास होती हैं और जो मेथड्स हैं अकाउंट्स मेंटेन करने के परचेजर और वेंडर की बुक में, वो 2 है, कैश प्राइस मेथड और इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। दोनों के एंट्रीज स्टडी मॉड्यूल में दे रखी हैं। उन एंट्रीज को इसलिए देख लो, क्या पता थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव एंट्री में से आ जाए, क्या पता वो ये कहें कि गुड्स को रिपोजेस करा वेंडर ने, बताओ एंट्री क्या होगी, और नीचे 4 एंट्रीज दे रखी होंगी। यार जिसने एक बार देखा होगा एंट्रीज को, वही तो सही एंट्री को टिक कर पाएगा। तो एंट्रीज को तुम रटो मत, एंट्रीज पर बेस्ड क्वेश्चंस मत करो यार, लेकिन एंट्रीज को देख तो लो कि किस कॉन्सेप्ट को लेकर एंट्री क्या बनती है। एक बात। दूसरी बात, अब आ जाओ लेजर पर। लेजर लिमिट, लेजर तो नहीं आएंगे पक्का, क्योंकि पेपर ऑनलाइन है तो ऑब्जेक्टिव है, लेजर तो नहीं आएंगे। अब लेजर में ये बिल्कुल आखिरी बात है, इसके बाद फिर टेस्ट होगा। मुश्किल से मैं अब आपके साथ 5 से 10 मिनट और हूँ, खैर ऐसे बोल रहा हूँ, कुछ पता नहीं 15 हो जाए तो चलो 5 मिनट लेकर चलते हैं। मैं आपसे ये कह रहा था कि काम की बात पर आते हैं। ये बिल्कुल क्लाइमैक्स है, फिल्म खत्म हो चुकी है, एंड चल रहा है उसका। और एंड तुम्हें मालूम है कि सब लोग कितने सीरियस होकर बैठ जाते हैं सिनेमा हॉल में जब एंड चलता है। तो अब मूवी का एंड है और अब सस्पेंस खुल जाएगा, ठीक है। सस्पेंस ये था कि एक बड़ा फुल फ्लेज क्वेश्चन है। X purchased 5 truck or X purchased 5 machines from Y on hire purchase system. The cash price of each machine is rupees 2 lakh. 5 machine है, the cash price of each machine is rupees 2,50,000. Right? Payment is made in installments. Down payment is rupees 4,50,000, and there are 5 installments. The remaining cash price will be divided into 5 equal installments along with interest at 9% per annum. उसके बाद इंस्टॉलमेंट 5 है, फर्स्ट पे हुई, सेकंड पे हुई,
बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, कुछ दिक्कतें फाइनेंशियल क्राइसिस हैं बायर के साथ, और वो क्या हुआ, 5 में से उसने 2 इंस्टॉलमेंट की चुका दी। बायर, बच्चे सब सुन रहे हैं आप लोग? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, ये एंड है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा इंपॉर्टेंट क्लाइमैक्स है ये। फिर क्या हुआ, जब एक्स ने वाई से 5 मशीनें परचेस करी, डाउन पेमेंट दे दी, पहली इंस्टॉलमेंट टाइम पर दे दी, सेकंड इंस्टॉलमेंट टाइम पर दे दी, थर्ड नहीं दी। जब थर्ड नहीं दी तो एक्स जो जिसने मशीनें परचेस की थी उसने थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं पे करी। वाई जो सेलर है, जो हायर वेंडर है, वो बहुत नाराज है, बहुत गुस्से में है। अब उसके पास 2 ऑप्शन है। वाई ने एक्स से कहा, एक्स तुम बदमाश हो, बेईमान हो, तुम डिफॉल्टर, अब मैं ये 5 मशीनें तुमसे रिपोजेस कर रहा हूं क्योंकि तुमने मेरी पेमेंट नहीं करी। अब यहाँ पर वाई जो हायर वेंडर है, जब वो 5 मशीनें रिपोजेस करेगा तो एक्स उसके हाथ पर जोड़ेगा, उसको मनाएगा, और दोनों बैठकर कुछ खाएंगे पिएंगे, साथ में डिस्कस करेंगे, और एक म्यूचुअल एक एग्रीमेंट बनेगा, किसी बात पर आकर वो रुकेंगे दोनों। अब यहाँ पर क्या डिसाइड होगा, यहाँ 2 ऑप्शन है। ऑप्शन 1, वाई कहेगा मैं 5 मशीनें वापस लूंगा, और एक्स इस पर राजी हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड फुल रिपोजिशन। और अगर बिल्कुल फुल रिपोजिशन, क्योंकि 5 मशीनें वापस जाएंगी। और अगर वाई और एक्स के बीच में यह तय होता है कि 5 में से 3 मशीन वाई वापस लेगा और 2 अभी एक्स के पास, तो ये पार्शियल है, ये पार्शियल है। फुल रिपोजिशन कंपैरेटिवली इजी है, पार्शियल रिपोजिशन कंपैरेटिवली टफ है, क्योंकि पार्शियल में क्या होगा, वाई जिन 3 मशीनों को वापस लेगा उनकी वैल्यू अपने अकॉर्डिंग करेगा। ये क्वेश्चन आएगा इस बार एग्जाम्स में, यही लाके मुझे आपको छोड़ना था, मुझे यही बात आपको बतानी थी कि वाई जिन 3 मशीनों को रिपोजेस करेगा। एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा, आपके सामने एक बड़ा क्वेश्चन होगा, आप कहोगे यार ऑब्जेक्टिव पेपर है, फिर इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों? अरे आप लास्ट लाइन पढ़ो ना यार, लास्ट में लिखा हुआ है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड, और वो क्वेश्चन पार्शियल रिपोजिशन का होगा। वहां पर आपको देखना होगा कि भाई सेलर, अब देखो 2 तरह के बच्चे होंगे। एक बच्चा तो वो कहेगा अरे भाई व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ये क्या 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन में पूरी कहानी लिख के मुझे दे दी। यार तुम कहानी पढ़ क्यों रहे हो भाई? तुमसे किसने कहा कि तुम कहानी पढ़ो? तुम्हें क्या एक और नई फिल्म बनानी है इसके ऊपर? तुम काम की बात पर आओ ना। वो कह रहे हैं गुड्स रिपोजेस की वैल्यू कितनी है। बच्चों अब जो मैं तुम्हें आंसर समझाने जा रहा हूँ, सीरियसली कह रहा हूँ, मजा आ जाएगा। और ये बड़ा क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड के अंदर सॉल्व हो सकता है। कैसे? छोड़ो, क्या पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक उसे आंखें खोलकर पूरी क्वेश्चन को आंखों में बसा लो 1 सेकंड के अंदर, और सीधा काम की बात पर आओ। ये देखो, सेलर ने जो 3 मशीनें वापस ली हैं उसको किस तरह से कैलकुलेट करा। फॉर एग्जांपल, बायर 5 मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाता था 15% पर एनम स्ट्रेट लाइन मेथड से। सेलर कह रहा है मैं 3 मशीनें वापस लेके जाऊंगा, 30% डेप्रिसिएशन लगाऊंगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। अरे मिल गया आंसर, हो गया आंसर, आ गया भाई, आ गया, खत्म जी। अब 60 सेकंड है तो ये 20 सेकंड में सॉल्व होगा। जल्दी से 3 मशीनें उठाओ, उनको जो एक मशीन का कैश प्राइस है उसे 3 मशीन से मल्टीप्लाई करो, मतलब एक मशीन का कैश प्राइस 2,50,000 है, 3 से मल्टीप्लाई करो 7,50,000, ये 3 मशीन का टोटल कैश प्राइस है। छोड़ो बायर ने क्या करा, सब हटाओ, सब एक तरफ करो, सब डिलीट करो, काम की बात पर आओ। 3 मशीनें उठाओ, उनके टोटल कैश प्राइस में से 2 साल का डेप्रिसिएशन, 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करो, क्योंकि डिफॉल्ट 3rd ईयर में हुआ है। 5 इंस्टॉलमेंट थी, 250. बिल्कुल बिल्कुल, सुनो, वेरी गुड। 5 मशीनें थी बच्चों, 5 मशीनें थी और 5 इंस्टॉलमेंट थी, और इंस्टॉलमेंट्स एनुअल थी। पहली इंस्टॉलमेंट पे हो गई तो 1 साल गुजर गया, सेकंड पे हो गई, सेकंड ईयर भी खत्म, थर्ड नहीं पे हुई, ये पता कब चला होगा? 3rd ईयर के एंड में, तो 3 साल हो गए। जल्दी से जो मशीनें रिपोजेस हुई उनको उठाओ, उनके टोटल कैश प्राइस को मल्टीप्लाई करो 30/100 से, डेप्रिसिएशन आएगा, माइनस कर दो, जो बचेगी बुक वैल्यू उस पर फिर लगाओ 30%, माइनस करो, जो फिर बचेगी उस पर लगाओ 30%, 3 साल डेप्रिसिएशन लगाओ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, आंसर आ गया, टिक कर दो, खत्म। यार ये जब कैलकुलेटर तुम्हारे हाथ में है तो ये 20-25 सेकंड का काम है, और कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। Yes, sir. और जो बच्चा कंसेप्ट में, जो बच्चा नहीं इस बात को समझेगा, वो तो क्वेश्चन पकड़ के सिर्फ अपने आप को ये कहेगा ये तो इंस्टीट्यूट है, क्या है, ये तो यमराज है, देखो ना ये आधे पेज का क्वेश्चन और वेटेज देखो 4 नंबर, और पूछ क्या रहा है, मुझे इसके लिए कहीं कोने में जाके लेक्चर बनाने होंगे तब जाके आंसर आएगा। लेकिन खैर ऐसा क्वेश्चन था सर। हाँ जी, हाँ जी सर, एक्चुअली अगर कुछ वैल्यू नहीं दिया रहेगा कि जो हायर वेंडर है जो उसने गुड्स ले लिया है, अगर कुछ वैल्यू दे दिया, सपोज आपने बोल दिया कि 30% डिमिनिशिंग में वो चार्ज करता है जो डेप्रिसिएशन है, अगर ऐसा बोल दिया कि 3 मशीन ले लिया लेकिन 1 लाख रुपया दे दिया, तब तो हम वही लेंगे ना सर? तब तो वो 1 लाख की आंसर है।
हाँ, तब बच्चा ज्यादा कंफ्यूज होगा, उसे लगेगा ये जो 1 लाख है यही आंसर नहीं है पक्का। हाँ, वो तो फिर हाँ, सर, वो तो शक करेगा। हाँ, वो तो कहेगा ये इंस्टीट्यूट ऐसा कर ही नहीं सकता, ये तो हमारे दुश्मन है। अभी तो बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? इंस्टीट्यूट ही तो है। तो वो तो उनका, अगर वो खुद कहेंगे ना बच्चे ये आंसर है प्लीज ये बता दे हम तुझे पास कर देंगे, तो वो कहेगा नहीं ये धोखा है। लेकिन बात तुम्हारी सही है, वो 1 लाख ही आंसर होगा। तो मैं आपसे ये कह रहा था बच्चों कि एक तो ये था कि अब बताओ सब बच्चे समझ गए ना यार कि कैसे हम टारगेट पर अटैक करेंगे। Yes, sir. हाँ, अब एक छोटा सा अभी देखो ना क्लाइमेक्स चला, 3 मर्डर हुए थे, तो एक किसने करा वो क्लियर हो गया। अभी सेकंड मर्डर पर आ जाओ, सेकंड किसने करा था। देखो अगले, आप पता है वो क्या पूछेंगे तुमसे? वो कहेंगे, कितना मजा आएगा इस क्वेश्चन में सुनकर, वो कहेंगे ये बताओ लॉस ऑन रिपोजिशन, व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन रिपोजिशन। बिल्कुल पता है क्या था, सुनो वो जो 3 मशीनें रिपोजेस हुई है ना, मुझे पता तुम्हें सबको पता, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम काफी सारे बच्चों को, यार ये क्यों पीछे पड़ गया, हमें मालूम था है, हमें बोलने का मौका नहीं मिल रहा। अरे मुझे मालूम है तुम्हें पता है, लेकिन मैं भी तो अपनी भड़ास निकालूंगा ना, तो मुझे भी तो बोलने दो। मैं ये कह रहा था कि जो 3 मशीनें रिपोजेस हुई है ना, उन 3 मशीनों की कैलकुलेशन करो सेलर के रेस्पेक्टिव, और उन्हीं 3 की कैलकुलेशन करो बायर के रेस्पेक्टिव। जो डिफरेंस है ना वही तो लॉस है। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। हाँ, मुझे यार तुम गलत बात है, किसी को कहना चाहिए था क्लियर नहीं है। देखो अब मैं तो अपनी तरीके से चलूंगा। हाँ, तो नहीं कोई नहीं, एक बोलो मिहिर, ज्यादा ना बोल। मिहिर ये बोल के क्लियर नहीं है, जैसे क्लियर नहीं है बेटा, कंफ्यूजन आ रहा है। हाँ नहीं, एक बच्चा बोलो क्लियर नहीं है, बोलो। बहुत अच्छे से क्लियर कर दीजिए सर। हाँ, ये नहीं क्लियर नहीं है, गलत। जो बच्चा कह रहा है क्लियर नहीं है वो बच्चा बहुत अच्छा है सर, बहुत क्लियर। ये हाँ, बहुत खराब बात है। सुनो, फिर दोबारा से बता दीजिए क्लियर नहीं हुआ। ये तुम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल तुम्हें आना है इंस्टीट्यूट, बेटा तुम डर रहे हो मेरे से। तुम बात सुनो, मैं ये कह रहा था, सुनो बच्चों, अरे सुनो देखो बच्चों, जब हमें लॉस ऑन रिपोजिशन निकालना हो तो जो मशीनें रिपोजेस हुई हैं उनकी कैलकुलेशन 2 बार कर लो, एक सेलर के रेस्पेक्टिव, एक बायर के रेस्पेक्टिव। बायर लगाता था 15% डेप्रिसिएशन, 15% डेप्रिसिएशन एसएलएम से, तो एक तो उससे का 3 साल का डेप्रिसिएशन लगाओ बायर के रेस्पेक्टिव। 3 मशीन का कैश प्राइस लो, 15%, 15%, 15% एसएलएम मेथड से 3 साल का लगाओ, माइनस करके वैल्यू आ जाएगी। फिर इन्हीं मशीनों पर 30%, 30%, 30% सेलर के रेस्पेक्टिव डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। इसके बाद ये जो दोनों आंसर्स आएंगे, इनका जो डिफरेंस होगा, दिस इज बेसिकली लॉस ऑन रिपोजिशन, राइट। अब तीसरा मर्डर किसने करा, और इसके बाद मूवी खत्म और तुम्हारा काम शुरू। फिर तुम बताओगे इस मूवी में हुआ क्या क्या था। तीसरा और आखिरी, लास्ट, बिल्कुल एंड में जाकर पूछेंगे, क्वेश्चन में पूछेंगे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ profit oblique loss on resale of goods repossessed to the hire vendor। हायर वेंडर ने क्या करा, जो गुड्स रिपोजेस करी थी उनको रिपोजेस करने के बाद उनकी रिपेयर कराई, और रिपेयर कराकर उनको दोबारा बेच दिया। अब ये पूछा जाएगा, बताओ ना इसको दोबारा बेचने से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? क्या करोगे बच्चों? पहले गुड्स रिपोजेस का वैल्यू निकालोगे सेलर के रेस्पेक्टिव। हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल, उसमें रिपेयर ऐड करेंगे, उसको सेल्स में से माइनस करेंगे। ओहो, ये तो कुछ ज्यादा पढ़कर आ गए बच्चे यार। अगली बार निखिल सर कहाँ गए? चलो अगली बार से हाँ, क्या कह रहे हो सर? सोने गए वापस सर। अच्छा, हाँ अच्छा, सुने क्या? अगर तुमने हिम्मत नहीं दोबारा उनके सामने बोलना। अच्छा, सुबह का टाइमिंग आपने सर क्यों रखा? ये सुबह का इसलिए रखा था कि तुम सुबह मेरे से मिल लो, कुछ क्या पता शाम तक तुम्हारा कहीं और ध्यान चला जाए, और पता नहीं तुम दोपहर में 4 बजे तक कहाँ ध्यान जाएगा सर? नहीं, कुछ नहीं पता, किसी का ध्यान कभी भी कहीं भी जा सकता है भाई। कुछ अब देखो मैं तुम्हें नहीं कह रहा, लेकिन कोई और तो होगा, तो इसलिए कुछ पता नहीं दोपहर में कहाँ निकल ले, शाम को उसकी वापसी हो ना हो, और टाइम पर कुछ नहीं है, हम सीधे बच्चे। चलो तो मिलने के बाद पता चलेगा, अभी तो इस तरह पता नहीं चलेगा। एक बार मीटिंग करो, पता चलेगा कितने सीधे हो तुम। सुनो, मैं तुमसे ये कह रहा था बच्चों कि लास्ट क्या था बेटा, कि वो जो गुड्स रिपोजेस का वैल्यू होगा, जो अभी मुझे बताया एक स्टूडेंट ने, कि गुड्स रिपोजेस के वैल्यू में हम रिपेयर्स का अमाउंट ऐड करेंगे, और ऐड करके सेलिंग प्राइस में से माइनस नहीं करेंगे, ना, हम गुड्स रिपोजेस की वैल्यू में रिपेयर्स को ऐड करके सेलिंग प्राइस से कंपेयर करेंगे, और देखेंगे बड़ा कौन छोटा कौन।
अगर सेलिंग प्राइस बढ़ा है तो डिफरेंस प्रॉफिट है, अगर गुड रिपर्चेस और रिपेयर्स को ऐड करके जो अमाउंट है वो बढ़ा है और सेलिंग प्राइस कम है तो डिफरेंस लॉस है। यस सर। राइट, चलो अब एक काम करते हैं, सेशन को ओवर करते हैं और एंट्रीज लेजर आप खुद देखना। और बच्चों अगर किसी भी आप में से किसी भी स्टूडेंट को मेरे से ये टॉपिक डिटेल में पढ़ना हो एंट्रीज और लेजर के साथ, और वो दिल्ली में रहता हो तो आ सकता है, अगर बाहर रहता है तो मेरे से एक अलग से सेपरेट क्लास ले सकता है।